किस्त नंबर 01। सरकार बनाम शाजिया हाजिर हो। पेशकार ने सदा लगाई तो लेडीज पुलिस एहलकार ने हथकड़ी लगी शाजिया को अदालत में ले जाकर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। शाजिया ने नजर उठाकर देखा तो सामने मौजूद कटहरे में उसका दीवर खड़ा था, जबकि हज भी अपनी कर्सी पर बराजमान था और कमरा अदालत में लेडीज पुलिस एहलकारों के साथ दोनों फरीकीन के वुकला मौजूद थे। शाजिया परवीन एक ढलती उम्र की जाजिब नजर औरत थी। कद 5 फुट 8 इंच, आंखें काली, रंगत सफीद, वजन 70 किलो, बाहें हाथ पर जख्म का निशान। वो मालूमात जो उसको पूली रते हुए उसका मुलाहजा करते हुए जमा की थीं। शाजिया पर इस के शोहर को कत्ल करने का इल्जाम था। शाजिया के साथ पुलिस ने एक जवान लड़के को भी पेश किया था। नाम था उसका फैसल हमीद। कद 5 फुट 9 इंच, रंगत गंदमी, आंखें ब्राउन, दाएं कान पर कट का निशान। पुलिस के मुताबिक शाजिया ने अपने मुबीना आशना फैसल के साथ मिलकर अपने शोहर जबार को गला घोंट कर मारा था। उनके खिलाफ ईफाई अरहमीद के छोटे भाई सईद ने दर्ज करवाई थी, जिसके मुताबिक उसकी भाभी शाजिया के फैसल के साथ नाजायज मरासिम थे और एक दिन जब दोनों अपने बेडरूम में काबिल एतराज हालत में मौजूद थे तो उसके भाई ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और जब उसने शाजिया से इस बाब से मालूम किया तो उसने फैसल की मदद से हमीद को, जो एक दबला पतला धानपान जिस्म का शख्स था, गला दबाकर मार दिया था, जिसका ऐनी शाहिद उस कहानी का रावी शाजिया का बेटा राखैल था, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये सब फोन करके अपने चचा सईद को बता दिया। शाजिया ने हमीद को मारकर ये मशहूर कर दिया कि वो हार्ट अटैक से मर गया है, लेकिन जब सईद पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचा तो राहील ने एक बार फिर से सारा वाकया इन लोगों को सुना दिया। शाजिया ने बहुत शोर किया कि राहील झूठ बोल रहा है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। हमीद की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और फैसल को भी उसी शाम उसके एक रिश्तेदार के घर से बरामद करके हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक मकतूल को गला घोंटकर मारा गया था। उसकी गर्दन पर खून जमने का निशान था। शाजिया और राहील पुलिस की तफ्तीश के सामने ज्यादा देर ना टक सके और सारी दास्तां खुलकर बयान कर दी। आज उस केस का फैसला होना बाकी था। जज ने एक नज़र मुल्ज़मान की जानिब देखा, फिर उसने शाजिया और राहील को उम्र कैद की सजा सुना दी। पुलिस दोनों को लेकर जेल रवाना हो गई। शाजिया के चेहरे पर सजा सुनकर कोई खास परेशानी नहीं था, जबकि राहील सजा सुनकर रोने लगा पड़ा। मेरा नाम राहील है, कॉलेज के दूसरे साल में हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। क्यों इकलौता हूँ, उसका जवाब भी उस कहानी में आप को मिलेगा। मेरे वालिद नाम हमीद रोजगार के सिलसिले में बीरून मुल्क होते हैं। उम्मी का नाम शाजिया परवीन है। उम्र 40 के करीब है। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से उनके जिस्मानी खुदूखाल और सेहत किसी जवान लड़की की तरह है। अबा शादी से पहले ही बाहर चले गए थे। शादी पर भी वो 1 माह ही यहाँ रहे। अब भी 2 साल में 1 माह के लिए आते हैं। अबू का एक ही भाई है जिसका नाम सईद है। उसका इस शहर में अच्छा कारोबार है, जिसमें अबू का भी हिस्सा है। उम्मी के खानदान में उनके वालिदीन थे। कुछ उर्सा पहले एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। बहन भाई कोई है नहीं। असल में मेरे दादा और नाना आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया था। अबू एक शरीफ आदमी हैं। अम्मी के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अलबत्ता नक्श प्यारे हैं। मैंने उबा के नक्श और उम्मी की सेहत ली थी। मेरा कच्छ फट से 1 अंश कम है। घर में रुपए पैसे की रेल पैल है। अबू सईद चा के साथ कारोबार से जो मुनाफी मिलता है उससे हमारा घर चलता है, जबकि अबू की कमाई से उन्होंने शहर में अच्छी जायदाद बना ली है। अम्मी को अबू ने ड्राइविंग सिखा दी है और एक अच्छे मॉडल की गाड़ी उम्मी के ज़ेर इस्तेमाल रहती है। मैंने भी कॉलेज जाकर ड्राइविंग सीख ली है, लेकिन कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। गाड़ी ज़्यादा तरामी के इस्तेमाल में रहती है। उम्मी मुकम्मल हाउसवाइफ हैं, जो माली असुवगी और खुशहाली की वजह से उनकी चेहरे से लाली झलकती है। उन्होंने एक लेडीज़ जम ज्वाइन किया हुआ है।
कॉलेज तक तालीम याफ्ता हैं, घर में काम के लिए एक अधेड़ उम्र मुलाजिमा रखी हुई है, अलबत्ता खाना खुद बनाती हैं। ये किस्सा शुरू होता है उस वक्त से जब मैं स्कूल में पढ़ता था। आज में एक दिन स्कूल ओ आइन सकनियो डेमे मभानेटो ऑफ होने की वजह से मैं जल्दी घर आ गया। गर्मी के दिन थे, दोपहर तोपी हुई थी, हर सो धूप का आलम था। मैंने घर की बेल बजाई, उम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हमारी मुलाजमा सुबह जल्दी आकर 11 बजे तक काम करके घर चली जाती थी। इस वक्त उम्मी घर में अकेली होती थीं। जब कुछ देर दरवाज़ा न खुला तो मैंने दोबारा बैल दी। मैं धूप और गर्मी की वजह से पसीने से शराबू हो चुका था, ऊपर से बुखार की वजह से मजीद गर्मी लग रही थी। दूसरी बार बैल देने के 10 मिनट बाद उम्मी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर चौंक गई। तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, बुखार की वजह से छुट्टी लेकर आ गया। मैंने जब उम्मी की तरफ देखा तो उनकी हालत कुछ इस्त्री किए हुए अच्छे ड्रेस, हल्का मेकअप और परफ्यूम लगाकर बन ठन कर रहती थीं, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल उसके बराकस दिखाई दे रही थीं। उनके हर वक्त बने सनूरे बाल बरी तरह बखरे हुए थे और कमीज भी सलोटों से पर थी। उनके होंठों पर लगी लपसटक गायब थी, अलबत्ता कुछ निशान उनके गालों पर दिखाई दे रहे थे। वो नंगे पांव थीं और मैंने जब गौर किया तो उन्होंने शलवार भी उल्टी पहनी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मी आप ठीक तो हो ना? ये क्या हालत बना रखी है? वो मैं नहाने जा रही थी, तुमने बैल दी तो जल्दी में बाहर आ गई वॉशरूम से। अम्मी आपने शलवार भी उल्टी पहन रखी है। मैंने अंदर आकर उनकी शलवार की जानिब इशारा किया। आहो हाँ बताया तो है कि नहाने लगी थी, जल्दी में उल्टी पहनकर आ गई। चलो तुम फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नहा लूं। मैं अपने कमरे में जाकर बैग रखकर वॉशरूम घुस गया। अभी मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे लगा शायद बाहर का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ हो। साथ ही किसी के तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कौन आया है इस वक्त, जबकि उम्मी तो नहाने चली गई हैं, तो दरवाज़ा किसने खोला और बंद किया? उस उलझन में मुब्तला होकर मैंने फ्रेश होकर यूनिफॉर्म उतारा और बाहर आकर देखा कोई भी नहीं था। मैं उम्मी के बेडरूम में गया तो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मेरी नज़र उम्मी के बेड पर पड़ी। बेडशीट बरी तरह बखरी हुई थी। कमरे में अजीब से बू फैली हुई थी जो मेरी समझ में बालातर थी। एकदम मुझे फ़ोन की बेल सुनाई दी। मैंने आवाज़ की समत देखा तो बेड की तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो सरहाने के नीचे से मोबाइल की बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सरहाना उठाकर देखा तो एक स्मार्टफोन पर अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। वो मोबाइल उम्मी का नहीं था, क्योंकि उम्मी का फ़ोन तो मैं पहचानता था। मैंने फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डार्लिंग मैं अपना फ़ोन जल्दी में तुम्हारे बेडरूम मैं भूल गया हूँ। जब राहील चला जाए बाहर तो बता देना, उस नंबर पर फ़ोन करके आ जाऊँगा लेने। एक लड़का मेरी तरफ से फ़ोन रिसीव करते ही बोलता चला गया, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। मैंने उसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक फ़ोन का पैटर्न लॉक हो चुका था, अभी मैं वहाँ खड़े फ़ोन हाथ में उठाए थोड़ा सोच ही रहा था कि क्या करूं कि यकदम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उम्मी बाहर निकले। वो नहा चुकी थीं और अपना ड्रेस बदलकर बाहर आ रही थीं कि मुझे वहाँ देखकर बोले, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। अम्मी अभी थोड़ी देर पहले कौन आया था? जब मैं वॉशरूम में था। मैंने देखा। मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग एकदम फक हो गया और वो घबरा गईं। फिर संभलकर बोलें को कोई नहीं, कोई भी तो नहीं, वैसे ही तुम्हें बुखार की वजह से दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। जबकि उम्मी झूठ बोल रही थीं। कोई तो था जिसके जाने के बाद उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया, जो अपना मोबाइल जल्दी में उम्मी के बेड के सरहाने के नीचे भूल गया था। मैंने कहा, अगर कोई गया नहीं था तो ये मोबाइल किसका है जो यहाँ भूल गया है और अभी उसने कॉल करके ये बात की है? मैंने उम्मी को सारी बात बता दी। मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था और मेरे पास भी मोबाइल था।
इंटरनेट की वजह से सब जानता था। बहुत फिल्में देख देख कर मैं सब जानता था। जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो उम्मी की हालत देखकर कुछ अंदाजा तो हो गया था मुझे कि क्या चक्र है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो नहाने लगी थीं, जब मैंने बील दी तो मैंने अपना ख्याल झटक दिया। अपनी ही सगी उम्मी के बारे में ऐसा ख्याल करना मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन तेज कदमों की आवाज और अब इस फोन कॉल ने सब समझा दिया था। अम्मी किसी यार के साथ रंग रलियों में मसरूफ थीं जब मैंने पहली बैल दी। उन लोगों को फरी होने में कुछ वक्त लग गया। उस दौरान मैंने दूसरी बैल दी तो उम्मी जल्दी में उलटी। शलवार पहनकर बाहर गेट खोलने चल दे। ये था सारा किस्सा, जिसकी बाद में उम्मी ने तस्दीक कर दी। मेरी बात सुनकर उम्मी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ न बोली। मैंने कहा, बताएं ये किसका फ़ोन है और कौन था वो जो मेरे वॉशरूम में जाने के बाद तेजी से बाहर निकला और अपना फ़ोन यहाँ भूल गया। किसके साथ आप रंग रलियां मना रही थीं? जल्दी बोलें, वरना ये सब मैं अबू को बता दूंगा। और चाको भी। असल में चचा के साथ मेरी बहुत बनती थी। अबू के ना होने की वजह से मैं उनके ऑफिस भी चला जाता था और घर भी चची और उनके बच्चों से मेरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी जो मेरे ही स्कूल में छोटी जमातों में पढ़ते थे। अम्मी सिर झुकाए खड़ी थीं। मैंने दोबारा कहा, उम्मी बताए ना। फिर उन्होंने अपना सिर उठाया और बोले, मैं तुम्हें सब बता दूंगी, तुम प्लीज किसी कौमत कुछ बताना। वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया और बोलने लगे, तुम अब जवान हो गए हो, यकीना मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते हो। मैं एक जवान औरत हूँ, तुम्हारे अबू तो 2 साल बाद सिर्फ 1 माह के लिए आते हैं और इस दौरान भी वो मुझे कोई जिनसी तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं। मज़ीद देखें क़िस्त नंबर 2 में। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, उस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।